no loss of kinetic energy during collision, then such a collision is called elastic. Such a collision is called elastic collision. अब जैसे ये तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हो गई, फिर इसकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इलास्टिक कोलिजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो देखेंगे जरा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है मोमेंटम इज कंजर्व। पहली प्रॉपर्टी है मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहेगा। मोमेंटम इज कंजर्व, ये हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही शामिल है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ठीक है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक कोलिजन की forces involved forces involved in collision are also conservative। आर ऑल्सो कंजर्वेटिव मतलब फोर्स भी बिल्कुल सेम रहेंगी कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, उनमें भी कोई बदलाव नहीं आया। पांचवी प्रॉपर्टी मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड into heat, light, etc. is not converted into heat, light, etc. ये हो गया। तो ये इसकी पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन में हमको क्या याद रखना है, देखिए जो मेन चीज है वो ये है कि अगर कोई दो बॉडी टकराती हैं तो टकराने के दौरान उनमें किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम रहेगी। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। दूसरा टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो टकराने से पहले भी जितनी थी टकराने के बाद भी उतनी ही रहेगी। तीसरी प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही शामिल है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम अगर रहती है किसी भी कोलिजन की, किसी भी कोलिजन में अगर काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और बाद में वो सेम रहता है तो मैं बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और ऐसे ही कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। फोर्थ है फोर्सेस इन्वॉल्वड इन कोलिजन आर आल्सो कंजर्वेटिव। भाई जब टकराती है बॉडी तो उन पर किसी ना किसी तरीके का कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, तो वो जो फोर्स लगता है वो भी हमेशा कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, उसका भी किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, टकराने से पहले जो फोर्स था टकराने के बाद भी सेम फोर्स रहेगा। पांचवा है मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एटसेट्रा। मतलब कोलिजन के दौरान जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में, लाइट में, किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होती, जैसी पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? इसकी ये पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है ना इलास्टिक कोलिजन की? आदित्य, ईशान, बताइए यस क्लियर सर। है? हर्ष, दृष्टि, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अनुष्ठा, एकांश,
यस सर। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं, जैसे ये तो इलास्टिक कोलिजन था, अगला देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें देखिएगा इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। if there is a loss of kinetic energy during a collision, then it is called inelastic collision। Then it is called inelastic collision। अब इसी तरीके से जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ऐसे ही मैं इनइलास्टिक कोलिजन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखूंगा। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो इसकी भी यही है सेम, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यही तो इसकी डेफिनेशन है कि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। उसके बाद जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी कि फोर्सेस इन्वॉल्वड इन कोलिजन आर आल्सो कंजर्वेटिव, तो इसमें क्या होगा, सम और ऑल द forces involved are non conservative। इस कुछ जो शब्द है ना वो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब, कंजर्व का मतलब ये है कि कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, टकरा रही है दो चीजें, तो उससे पहले भी अगर मान लीजिए मैं टोटल एनर्जी कंजर्व की बात कर रहा हूँ, तो टकराने से पहले जितनी एनर्जी थी, टकराने के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी। इसको बोलते हैं हम किसी भी चीज का कंजर्व रहना, फिक्स रहना। ये चौथी चार प्रॉपर्टी हो गई। चार के बाद में पांचवी प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर था मैकेनिकल एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट एटसेट्रा, यहाँ पर करेंगे कि a portion of mechanical energy is converted into heat, light, etc. A portion of mechanical energy is converted into heat, light, etc. तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो तरीके के कोलिजन हुए। फिर तीसरी टाइप है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। थर्ड है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, गलत लिखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जरा देखते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होगा इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विद अ कॉमन वेलोसिटी, then the collision is said to be perfectly inelastic collision। perfectly inelastic collision, ठीक है। अगर मान लीजिए
if after collision, if two bodies stick together after collision, stick together after collision, and move as a single body, then such a collision is called perfectly inelastic collision. ठीक है. और एग्जांपल, a person jumping on a moving trolley, a person jumping on a moving trolley. अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि कोई एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली मूव कर रही है, काफी स्पीड में चल रही है, और एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और दौड़ता हुआ वो कूद कर उस ट्रॉली में बैठ जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोलिजन किस किस के बीच में हुआ, टकराव किस किस के बीच में हुआ, उस ट्रॉली के और उस मैन के बीच में टकराव हुआ, क्योंकि वो दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे को टकरा गई. लेकिन फिर वो आदमी उसी ट्रॉली के अंदर ही बैठ गया, यानी कि टकराव हुआ और टकराने के साथ वो दोनों बॉडी अब एक बॉडी बन गई. मतलब बॉडी हम किस सेंस में बोलते हैं, हम एक सिस्टम के सेंस में बोलते हैं कि वो जो ट्रॉली था, उस ट्रॉली के अंदर ही अब वो आदमी बैठ गया है. तो यानी कि अब अगर मास की बात करी जाएगी, वेलोसिटी की बात करी जाएगी, तो दोनों चिपक चुके हैं. तो हम ये कहेंगे कि दोनों जो है अब वो एक बॉडी बन गए. तो अब उनका मास जो है वो उनका टुगेदर मास लिया जाएगा, और जो उनकी वेलोसिटी है वो उनकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी. बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? तो इसको बोल देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. बताइए, क्लियर है? ऐश्वर्या, समझ गए? यस सर. फिर एक एग्जांपल और है इसका, कि मड स्टिकिंग ऑन द वॉल. अगर आपने मिट्टी ली, मिट्टी जो है गीली मिट्टी, जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को आपने भिगोया, हाथ में लिया और हाथ में लेकर आपने दीवार पर फेंक दिया. तो दीवार पर आप फेंकेंगे तो ना तो वो मिट्टी दीवार पर लगकर वापस आकर गिरेगी, है ना. कोलिजन के बाद ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लगी और लगकर वापस आ गई, और ना ही उस मिट्टी की वजह से दीवार गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होता. तो क्या होगा कि अब वो जो मिट्टी है वो दीवार पर ही चिपक जाएगी. तो हमने क्या कहा कि अब वॉल और वो जो मैंने मिट्टी का टुकड़ा फेंका था, वॉल और जो मिट्टी का मैंने टुकड़ा फेंका, वो दोनों अब एक कॉमन बॉडी हो गए, वो दोनों चिपक गए आपस में, और दोनों की वेलोसिटी भी कॉमन हो गई. क्या हो गई? वेलोसिटी जीरो. जो वॉल की वेलोसिटी थी, वॉल की वेलोसिटी भी जीरो थी, है ना. और जो मड था, मड की वेलोसिटी कुछ थी, तो लेकिन जब मैंने उसको फेंक दिया तो दोनों की कुछ कॉमन वेलोसिटी होगी. ठीक है. तो ये एग्जांपल हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का. ठीक है. तो ये तीसरी टाइप का हुआ कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. उसके बाद फोर्थ टाइप देखेंगे, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन. फोर्थ टाइप है सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव. सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन. सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन. अब देखिएगा इसमें क्या है. In such a collision, there is an increase in kinetic energy. This occurs if there is a release of potential energy on an impact. In such a collision, there is there is an increase in kinetic energy.
and this happens because of release of potential energy on an impact. For example, bursting of a cracker. Bursting of a cracker when it hits the floor forcefully. ये इस तरीके के क्रैकर्स आपने शायद देखे होंगे कि उनमें क्या होता है कि उनमें जो गन पाउडर होता है उसको इतना टाइटली बांध कर बंद कर रखा होता है कि वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और एक्सप्लोसिवली बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। गन पाउडर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि आप जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे जरा सा भी तो वो एकदम एक्सप्लोसिव की तरह एकदम से बर्स्ट हो जाएगा। तो गन पाउडर को बहुत टाइटली किसी कपड़े के अंदर या कागज के अंदर टाइटली बंद कर रखा होता है और जैसे ही आप उसको जमीन पर जोर से मारते हैं किसी वॉल पर जोर से मारते हैं तो क्या होता है उसके अंदर जो गन पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एक तो इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन वैसे ही कम है और आपने उसको दीवार पर मारा तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकरा कर क्या होता है उनकी हीट बढ़ जाती है इंस्टेंटली और जैसे ही हीट बढ़ती है तो वो क्रैकर की तरह एकदम बर्स्ट कर जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए बताओ हर्ष क्लियर है? हर्ष हर्ष यस सर। ठीक है। बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है। खाना खा रहे हो क्या? नहीं सर वो इस वाली ईयरफोन में माइक रहता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद पांचवी कैटेगरी देखिए। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पीऊँ। इसके बाद अगला देखेंगे हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। पांचवी जो टाइप है वो है हेड ऑन और वन डायमेंशनल हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। Head on or one dimensional collision. It is the collision in which the colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision. Before and after the collision. इसमें क्या होता है, इस तरीके के कोलिजन में क्या होता है कि जब कोई भी कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों के दोनों टकराने से पहले भी
और टकराने के बाद भी सेम पाथ पर चलते रहते हैं। तो इन सच अ कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडीज मूव on the same path, move on the same path before and after the collision. Before and after the collision. Example, collision of two railway compartments. Collision of two railway compartments. तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम दो रेलवे कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो कंपार्टमेंट्स क्या हैं, जो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं जिसके अंदर हम लोग बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, तो जब गाड़ी चल रही है तो एक कंपार्टमेंट और दूसरा कंपार्टमेंट वो एक दूसरे से बीच बीच में ना टकराते रहते हैं, लेकिन टकराने के बावजूद भी एक कंपार्टमेंट आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे वाला कंपार्टमेंट भी आगे की तरफ ही जाता है। तो जो टकराव होता है, तो टकराने के बावजूद भी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो कंपार्टमेंट सब एक साथ आगे की तरफ ही धीरे 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 चलते रहते हैं। तो इस तरीके की कोलिजन को, जिसमें एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ में दोनों कोलाइडिंग बॉडीज टकराती भी हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ में टकराने से पहले भी चलती है और टकराने के बाद भी सेम पाथ पर चलती रहती है, तो उसको हम बोल देते हैं हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। फॉर एग्जांपल, मैं दौड़ता जा रहा हूँ और मेरे आगे आप दौड़ते जा रहे हो और मैं पीछे से आता हूँ, मैं आपको हल्का सा धक्का दे देता हूँ तो आप और तेज दौड़ने लगते हो और मैं भी लगातार दौड़ता जा रहा हूँ आपके पीछे। तो उसमें होता क्या है कि टकराने से पहले भी हम एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे थे और टकराने के बाद भी हम सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल और हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, ये हो गई हमारी पांचवी टाइप कोलिजन की। और इसके बाद हम ये कहते हैं सिक्स्थ टाइप जो है, सिक्स्थ टाइप है ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन, ये मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ। ऑब्लिक और टू डायमेंशनल ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन, इसमें क्या है, क्या होता है, if two bodies do not move along the same straight line path before and after the collision, if two bodies do not move along the same straight line path before and after the collision, but lie on the same plane, but lie on the same plane. Example, collision between two carom coins। कैरम कॉइन्स, जो कैरम की गीटियां होती है ना,
तो कैरम की जो गीटियां होती हैं वो जो गोल गोल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कैरम कॉइन्स। तो जब वो टकराते हैं तो क्या होता है कि कैरम का पूरा एक प्लेन होता है, तो वो उस प्लेन पर ही रहते हैं। जो कैरम कॉइन्स होते हैं वो सारे के सारे उस प्लेन पर ही रहते हैं, लेकिन टकराने के बाद कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाते। हमने स्ट्राइकर लिया और स्ट्राइकर से हम ऐसे मारते हैं, तो जब स्ट्राइकर टकराता है जाकर जितने भी कैरम कॉइन्स है सब पर टकराता है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो कोलिजन होता है, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों के दोनों सेम लाइन में नहीं चलते, कोई इस तरफ जाता है कोई उस तरफ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन ये भी कब होता है, जब हम एक पर्टिकुलर एंगल पर मारते हैं। अब अगर हम बिल्कुल उसको सीधा रखकर मारेंगे, तो जो स्ट्राइकर है और जो कैरम का कॉइन है वो दोनों के दोनों सेम पाथ में जाते हैं। तो इसीलिए इसको ऑब्लिक कोलिजन भी बोला गया। ऑब्लिक का मतलब कोलिजन एट एन एंगल। जब एक एंगल पर कोलिजन होगा तो क्या होगा कि कैरम के कॉइन्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। बताइए जी, ये 6 कैटेगरीज थी कोलिजन्स की, ये सभी क्लियर है सभी बच्चों को? ये इनकी यस सर। डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? कनिष्का, आर्यन, त्यागी, क्लियर है? दृष्टि, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब अगला देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन, ये देखना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। अब आप देखो, ब्रॉडली जो हमने देखे वो 6 तरीके की कोलिजन है, और इसमें जब हमने मोमेंटम का जिक्र करा तो इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन में हमने जिक्र करा मोमेंटम का। अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं या मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, दोनों ही केसेस में जो मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी जो हमारा मोमेंटम है वो सेम रहता है। ठीक है, तो मैं वही चीज डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्या? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। एक कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, मैं ये चीज प्रूव करना चाहता हूँ। यानी कि मेरा टकराने से पहले जो मोमेंटम था और टकराने के बाद में जो मोमेंटम है वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, या उन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, चाहे टकराने से पहले निकालो चाहे टकराने के बाद में निकालो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से निकालेंगे हम। यहाँ पर हम ये कहेंगे द, अगर मान लीजिए दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है वन, फर्स्ट बॉडी, और सेकंड बॉडी। तो जब दोनों टकराती हैं, जब दोनों टकराती हैं तो हम ये कहेंगे F12 वेक्टर, इसको मैं क्या बोलूंगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी टू ऑन बॉडी वन। सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है, जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं F12। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड F21, force exerted by body 1 on body 2, by body 1 on body 2। अब जब ये टकरा रही है दोनों की दोनों बॉडी, तो देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू
according to Newton's third law of motion, F12 vector is equal to minus F21 vector. बताइए जी, ये तो क्लियर है सभी को? F12 vector is equal to minus F21 vector. If for every action there is an equal and opposite reaction, ये क्लियर है ईशान? ईशान मेरी आवाज आ रही है? चलिए लगता है आवाज नहीं आ रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अब हम कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो F12 वेक्टर इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर इनटू डेल्टा टी। तो हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ जो ये फोर्सेस हैं हमने दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊंगा। तो F12 वेक्टर डेल्टा टी प्लस F21 वेक्टर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा कि F12 वेक्टर डेल्टा टी, तो F12 वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। डेल्टा टी क्या है कि जितने टाइम के लिए वो टकराए, जो दोनों बॉडी जितने टाइम के लिए टकराई वो बहुत कम टाइम के लिए टकराई, मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहे, तो उतने टाइम को हमने बोल दिया डेल्टा टी। छोटा टाइम है तो उसको हमने बोल दिया डेल्टा टी। अब देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं कि अगर फोर्स की बात करी जाए, अगर फोर्स की बात करी जाए तो फोर्स क्या होता है, ये मैं बात करता हूँ F इंटू टी की, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। और जो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इजीली कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये एक तरह से वेलोसिटी तो हो गया, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो फोर्स में अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंटम आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई अर्श, अनुष्का? Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स में अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मेरे पास मोमेंटम। तो ये जो है, अब ये थोड़े से टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए ये फोर्स इस पर टकराई, मतलब दो बॉडीज आपस में टकराई, तो हम वो जो छोटा सा मोमेंटम होगा उसको मैं बोल दूंगा डेल्टा P1 वेक्टर। ऐसे ही जो इसमें होगा इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। डेल्टा को आपने ले लिया कॉमन, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अब इतना बताइए, इतना समझ में आ गया? डेल्टा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, इतना समझ में आ गया सभी को? आदित्य? इट इम्प्लाइज दैट, अरे आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या, मैं पूछ रहा हूँ किसी का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। अच्छा आदित्य तो है नहीं, ईशान का भी कोई जवाब नहीं आया, आर्यन त्यागी भी चुप है। उस टाइम काम नहीं था, नेटवर्क अच्छा है। अच्छा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो हमने ये कहा कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि P1 प्लस P2 में जो चेंज है वो कितना है, 0 है। चेंज 0 है इसका मतलब क्या है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अच्छा जी, चलिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट है
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब, अब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूँ कि अगर किसी एक डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन चल रहा है तो उस इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये देखते हैं जरा। तो जरा देखिएगा, जब इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं और एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन, तो एक बॉडी, इसका मास m1, दूसरी बॉडी, इसका मास m2, ये बॉडी चल रही है वेलोसिटी u1 के साथ, ये बॉडी चल रही है वेलोसिटी u2 के साथ, ठीक है। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये टकराए नहीं है, ठीक। उसके बाद और दो बॉडीज हैं, इसका मास m1, इसका मास m2, इस बॉडी को बोल दिया A, इस बॉडी को बोल दिया B। अब ये दोनों बॉडी टकरा गई, A और ये B, है ना, ये दोनों बॉडी टकरा गई। तो अब जब ये टकराई, इसका मास तो वही रहेगा m1, इसका मास यही रहेगा m2, ठीक है। ये है केस कब का, ड्यूरिंग कोलिजन। और फिर मैं बात करता हूं जब टकराने के बाद की, यानी कि आफ्टर कोलिजन। ये है बॉडी A, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, मास इसका m1। ये है बॉडी B, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसका मास है m2। ये हो गया आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। टकराने के बाद ये हो गया। अब हम बोलेंगे कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी कोलिजन सिंस लीनियर मोमेंटम is conserved in any collision। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, जो लीनियर मोमेंटम है ना वो कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब सेम रहता है, लीनियर मोमेंटम में कभी कोई चेंज नहीं आता। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी कोलिजन में, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि बिफोर कोलिजन वाला टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये हो गया मेरे पास m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कंजर्व रहता है। अब आप एक काम करो, यहाँ पर जो मास m1 वाले हैं उनको एक तरफ ले आओ, तो ये मेरे पास ऐसे हो गया m1 u1 माइनस m1 मास वाले, तो इसको भी ले आओ इधर m1 v1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया m2 v2 माइनस m2 u2। ये हो गया। ये करने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में m1 ले रहा हूँ कॉमन, मैंने m1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास बचा u1 माइनस v1, इधर मैंने m2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मेरे पास बचा v2 माइनस u2। ये हो गया। और ये जो पहली
इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर आप ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूँ तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन होती है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो दोनों सेम रहेंगी। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, और कोलिजन के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी वो दोनों सेम रहेंगी। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी is also conserved in an elastic collision, in an elastic collision। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि टकराने से पहले बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये हो गया। और फिर टकराने के बाद वाली हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर से वही काम करेंगे, जो m1 वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो m1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, ये क्या हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओ, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर आप क्या करिए, आप यहाँ पर हाफ m1 कॉमन ले लो इस तरफ, ये ब्रैकेट में बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर भी हाफ m2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 is equal to m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 प्लस u2 मल्टीप्लाइड बाई v2 माइनस u2। ठीक है, इतना कर दिया। इतना करने के बाद में ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई ना, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे डिवाइडिंग 3/2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इसका लेफ्ट हैंड साइड अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाई u1 माइनस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 is equal to m2 v2 plus u2 into v2 minus u2 अपॉन m2 into v2 minus u2। कनिष्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, m1 से m1 कट गया, u1 minus v1 u1 minus v1 कट गया, m2 से m2 कट गया, v2 minus u2 v2 minus u2 कट गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, u1 plus v1 is equal to v2 plus u2, u1 plus v1 is equal to v2 plus u2। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि अब आप u1 माइनस u2 इनको ले आओ, u2 को इधर ले आओ, u1 माइनस u2,
और ये हो गया v2 माइनस v1। तो जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो वो वेलोसिटी कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो जब मैं u1 में से u2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, u1 में से u2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बिफोर कोलिजन। बताइए इतना क्लियर है? Relative velocity of a with respect to b before collision। फिर अब v2 माइनस v1 यानी कि टकराने के बाद मैं b की वेलोसिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, जो सब्ट्रैक्ट करा जाता है उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आफ्टर कोलिजन। बताइए जी इतना क्लियर है ऐश्वर्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में हमसे ये पूछा जा सकता है कि जब कोई दो बॉडीज टकराती है ना आपस में, तो यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ जाती है, अप्रोच करती है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और टकराने के बाद में जब कोई बॉडीज टकराती है तो वो एक दूसरे से दूर जाती है टकराने के बाद, तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो ये इलास्टिक कोलिजन में इस ये वाला जो डेरिवेशन है ये पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बताइए जी क्लियर है सभी को? ये डेरिवेशन सभी को क्लियर है? एकांश क्लियर है? अनुष्ठा? यस सर। ओके। Yes, sir. हर्ष, आर्य त्यागी, दृष्टि? यस सर। Yes, sir. ठीक है। कनिष्का, समक्ष, यस सर। ऐश्वर्या, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट करते हैं अगली क्लास में। Thank you, sir. ओके ओके।